बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ये जो पोएम है मदर टू सन, इट इज़ रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। इस नज़्म में एक माँ अपने बेटे को जिंदगी के सख्त हालात का सामना करने की नसीहत करती है। वो बताती है कि जिंदगी उसके लिए कभी आसान नहीं रही। जैसे कोई चमकता हुआ शफाफ सीढ़ियों का रास्ता हो, उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई, जैसे कीले, कांटे और टूटे हुए तख्ते। कई जगहों पर जमीन बेर यानी नंगी थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा आगे बढ़ती रही। उसकी माँ कहती है कि वो अंधेरों से भी गुजरी जहां रोशनी नहीं थी, लेकिन कभी हिम्मत ना हारी। माँ अपने बेटे को ये समझाती है कि वो भी जिंदगी के इन मुश्किलात से घबराए बगैर आगे बढ़े और रुकावटों के सामने हार ना माने। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते रहना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी ब्रीफ समरी इन उर्दू। और सबसे पहले हम स्टैंजा कम्प्रिहेंशन देखते हैं। पोएम है, फर्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tags in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor. Bare. Paraphrase है। Stanza 1 है, Well, son, let me tell you, life hasn't been a smooth, easy path for me. Dear students, पैराफ्रेज में जो अल्फाज होते हैं पोइम के या उस राइटर के, आपने उसको आसान लफ्जों में लिखना होता है। इट्स बीन फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, शार्प टैक्स, splinters, broken boards, and places with no carpet, just bare wood. सेकंड स्टेंजा है, पोइट लिखता है, but all the time I've been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometime going in the dark where there ain't been no light. So why don't you turn back? Paraphrase है, but through it all I have kept moving, climbing on, reaching new levels, turning corners and sometimes going through darkness where there was no light. So don't turn back, son. लास्ट स्टेंजा ऑफ पोएम है। टेक्स्ट पर देख लेते हैं इस पोएम का। Don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinder harder. Don't you fall now, for I'll still go in, honey. I'll still climb in, and life for me ain't been no crystal stair. Stanza 3 का paraphrase है, Don't sit down on the steps just because it's tough. Don't fall now. I'm still going, sweetie. I'm still climbing, and life for me hasn't been a crystal stair. तो ये थी पैराफ्रेज। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है पेज 58। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम मदर टू सन, यानी इस नज्म मदर टू सन का मरकजी मौजू क्या है। द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम मदर टू सन इज परसिवरेंस in the face of adversity. The mother describes her life as a difficult journey full of obstacles, yet she continues to move on, encouraging her son to do the same and not giving up. इस नज्म का मरकजी मौजू मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी है। माँ अपनी जिंदगी को एक मुश्किल सफर के तौर पर बयान करती है, जिसमें कई रुकावटें आई, लेकिन वो आगे बढ़ती रही और अपने बेटे को भी यही मशवरा देती है कि वो हार ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द लिटरेरी टेक्निक्स यूज्ड इन द पोएम मदर टू सन। इसमें जो अदबी टेक्निक्स जो इस पोएम में इस्तेमाल की गई है उसके बारे में आपने लिखना है, और वो कौन कौन सी है। सो लैंगस्टन ह्यूज यूजेस सेवरल टेक्निक्स, लिटरेरी टेक्निक्स इन मदर टू सन इंक्लूडिंग, इसमें उसने मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स, जैसे उसने इमेजरी का इस्तेमाल किया, जिसमें इमेजरी यानी तस्वीरी इजहार, यानी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्डशिप्स द मदर हैव फेस, यानी वो जो डिस्क्रिप्शन, वो जो बयान था जो उस माँ ने मुश्किलात जो उसने जिसका सामना किया, जैसे कि टैक्स था, स्प्लिंटर्स थे। और इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो एक तवील इस्ताहारा है, यानी द इंटायर पोएम इज एक्सटेंडेड मेटाफर कंपेयरिंग लाइफ टू स्टेयरकेस, जिसमें यानी पूरी नज़म एक तवील इस्तारा है जो जिंदगी का सीढ़ी से मुवाजना करती है। फिर इसमें डायलेक्ट यानी आम बोलचाल का भी इस्तेमाल हुआ है, ये द यूज ऑफ colloquial लैंग्वेज टू कन्वे द मदर्स वॉइस ऑथेंटिकली। माँ की आवाज़ को हकीकी तौर पर जाहिर करने के लिए आम बोलचाल की जुबान का इस्तेमाल किया गया है।
फिर अगेन repetition, जैसे phrases are I'll still going and life for me and being no crystal stair are repeated for emphasis, यानी इसको यानी इन लाइन को दोहराया गया है ताकि इसका एक इम्पैक्ट पोएम में जाहिर हो। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, हाउ डज use this literary technique to illustrate the consistent struggle of the mother in her life, give examples from the poem। यानी इस पोएम में जो तवील इस्ताहारा इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, और इस ह्यूज ने इस अदबी तकनीक को माँ की जिंदगी के मसलसल जद्दोजहद को जाहिर करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया है। नज्म से मसाले दें। तो an extended metaphor is a comparison between two unlike things that continues throughout a series of sentences in a paragraph or lines in a poem. In Mother to Son, Hughes uses the extended metaphor of staircase to illustrate the mother's life, and the staircase is not a crystal stair, but one with tags, splinters, and the bone torn up, represents the struggles and hardships she has faced. Despite these challenges, she kept climbing, showing her perseverance. यानी इस तवील इस्ताहारा दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुवाजना होता है। यानी एक्सटेंडेड मेटाफर यानी दो मुख्तलिफ इसमें इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुवाजना होता है जो नज्म या पैराग्राफ में मुसलसल जारी रहता है। मदर टू सन में ह्यूज ने सीढ़ी का तवील इस्तारा इस्तेमाल किया है जो माँ की जिंदगी को जाहिर करता है। सीढ़ी कोई क्रिस्टल स्टेयर नहीं है बल्कि इसमें कीले कांटे और टूटे हुए तख्ते हैं जो इसकी जद्दोजहद और मुश्किलात की नुमाइंदगी करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद वो सीढ़ी पर चढ़ती रही है जो उसकी साबित कदमी को जाहिर करता है। क्वेश्चन 4 है इन द पोएम मदर टू सन Hughes repeats some lines. What function does it serve in the poem? Explain। यानी इस पोएम में ह्यूज ने कुछ लाइनें रिपीट की हैं, दोहराई हैं, इसका क्या फंक्शन था इस पोएम में। ह्यूज रिपीट्स lines like life for me and be no crystal stair to emphasize the ongoing struggles the mother has faced. This repetition reinforces the poem's central message of perseverance and resilience, highlighting that despite continuous challenges, she keeps moving forward. It also serves to instill the same determination in her son। ह्यूज ने लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर जैसी लाइनें या सतरें दोहराई हैं ताकि माँ की मुसलसल जद्दोजहद को उजागर किया जा सके। इस तकरार का मकसद नज्म के मरकजी पैगाम यानी साबित कदमी और मजबूती को मजबूत करना है, और ये दिखाना है कि माँ ने मुसलसल चैलेंजों के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। ये ये तकरार उसके बेटे में भी इसी अज़्म को उभारने के लिए है। क्वेश्चन 5 है व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज इन द पोएम मदर टू सन, व्हाट डज इट सजेस्ट। नज्म मदर टू सन में किस किस्म की तस्वीरी इज़हार यानी इमेजरी इस्तेमाल किया गया है, इससे क्या मुराद है। द पोएम यूजेस विविड एंड tactical imagery such as tags, splinters, and boards torn up to depict the rough and painful aspects of mother's journey. This imagery suggests that life is full of difficulties and obstacles, but it also underscores the mother's strength and determination to keep going despite these challenges। इस नज़म में वाज़ेह और महसूस होने वाला तस्वीरी इज़हार यानी इमेजरी इस्तेमाल हुई है जैसे कीलें, कांटे और टूटे हुए तख्ते। ये तस्वीरी इज़हार माँ के सफ़र की सख्तियों और तकलीफ को जाहिर करता है, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है, लेकिन साथ ही ये माँ की मजबूती और उसके अज़्म को भी उजागर करता है कि वो इन चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ती रही। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द टोन ऑफ पोएम मदर टू सन, सपोर्ट योर व्यू विद इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम। नज़म मदर टू सन का लहजा कैसा है, टोन। नज्म से मिसालों के साथ अपने नुक्ता नज़र की हिमायत करें। The tone of poem is both determined and encouraging. The mother speaks with a sense of realism about her hardships. जब जैसे life for me and be no crystal stair, but she also conveys determination and resilience, else being a climbing on, or encouragement to her son to keep going despite difficulties. So why don't you
turn back further underscores दिस ड्यूल टोन। यानी नज्म का जो लहजा है वो अज़्म और हौसला अफजाई का है। माँ हकीकत पसंदी रियलिज्म के साथ अपनी मुश्किलात के बारे में बात करती है, और वो कहती है लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेट, यानी वो अज़्म और साबित कदमी भी जाहिर करती है। मजीद आइल्स बीन अक्लामिंग ऑन, वो अपने बेटे को भी मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की तरगीब देती है और कहती है सो सो व्हाई डोंट यू टर्न बैक, जो इस दोहरे लहजे को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टू राइट। तो कैसे आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। देयर इज स्टेप वन, यानी आप पहला इसका स्टेप क्या करेंगे, बिगिनिंग बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ पोएम। आपने उस पोएम का नाम लिखना है एंड द पोएट ऑफ द पर्टिकुलर पोएम। आपने उस पोएम यानी पहले उस पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखना है। जैसे इन लाइनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मदर टू सन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज, या this is an extract from the poem dash written by dash, या these lines occur in the poem dash written by dash। तो अब यहाँ poem आ जाएगी और यहाँ उस poem का writer आ जाएगा। Step 2 है briefly describe the context situated in which the chosen lines occur, यानी अपने context वो situation बयान करनी है in which the chosen line occur, यानी वो जो line जिन हालात में लिखी गई है वो आपने बयान करना है। Identify the order और प्लेस इन द पोएम, यानी आपने बताना है कि वेदर द लाइंस अंडर द रेफरेंस हैपन टू बी द ओपनिंग, यानी ये ओपनिंग स्टैंजा है। कंक्लूडिंग लाइंस हैं वेदर इट इज द फर्स्ट स्टैंजा और द लास्ट स्टैंजा और इट अकर्स इन द मिडल ऑफ द पोएम, यानी इसकी पोजीशन क्या थी। ये जो पोएम की जो लाइंस हैं, आया कि ये फर्स्ट स्टैंजा है या मिडल में आया है या आखिर में ये से लिया गया है। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द पोएम वेदर इट इज a sonnet, lyric, dramatic, monologue और odd, यानी तो आपने उस पोइम की फॉर्म भी आपने बतानी है कि ये कौन सी है। और आप यू मे इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन बाय रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम, यानी आप जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप उसमें ये शामिल कर सकते हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट और सेकंड एक्सेट्रा स्टैंजा ऑफ द सोनेट या लिरिक एक्सेट्रा, यानी पहली लाइन जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम मदर टू सन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यू, and this is the first or the second stanza of the जो भी उसकी फॉर्म है उस पोएम की। नेक्स्ट वो कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोएम, नेम द पोएम एंड लोकेट द, वही बात दोबारा से वो यूज कर रहा है। जैसे राइटिंग एक्सप्लेनेशन स्टेप वन, गिव अ सिंपल एंड ब्रीफ मीनिंग ऑफ द पैसेज, लुक फॉर द हिडन मीनिंग कन्वेड थ्रू द पोएटिक डिवाइसेस। आपने ये भी देखना है कि जो हिडन मीनिंग जो पोएट कन्वे करना चाहता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन के जरिए, वो भी आपने लिखना है। स्टेप टू, ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, यानी उससे क्या इफेक्ट हासिल होगा। और तीसरा, रिलेट द अंडरलाइंग relevance and the beauty of these poetic features by way of commenting on their effect in the poem। और बाद में वो कहता है कि नाउ राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो इसका आपने यानी उसने फर्स्ट स्टैंजा दिया है, इसको आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसका लिखना है। नेक्स्ट है जो हम पढ़ते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी में फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम्स रिलेटेड टू द एनिमल्स इन suitable reference source and then match them to extract meaning as given in column B, यानी कॉलम ए में जैसे फर्स्ट है यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक, तो इसका क्या मायने है उसके साथ आपने इसको मैच करना है। जैसे फर्स्ट का जो है डी है, इससे मुराद है डी समवन हु इज टू अकस्टम टू ओल्ड हैबिट्स वोंट वांट टू चेंज, यानी अगर कोई आदमी आदी हो अपनी पुरानी आदतों को और उसे तब्दील ना कर सकता हो, तो ये आप idiomatic expression यूज कर सकते हैं। crocodile tears which is the sea false tears, यानी बनावटी आंसू to give impression of sadness। और सी है, थ्री है bear with sore paw, यानी बी एंग्री रिजेंटफुल अबाउट अ सर्टेन इशू, यानी जब आप नाराज होते हैं या गुस्सा करते हैं किसी मखसूस इशू पर। फोर है हैविंग अ वेल ऑफ टाइम,
विच इज़ द जी हैव एन एक्साइटमेंट इंटरेस्टिंग टाइम, यानी जब आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, विच इज़ द फुल ऑफ एक्साइटमेंट। फिफ्थ है टू रैट ऑन somebody, तो विच इज़ द आई, यानी टेल अ पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, जब आप किसी भी अथॉरिटी को ये बताते हैं कि किसी का बैड बिहेवियर के बारे में। कोल्ड टर्की, विच इज द जे, यानी पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू, यानी वो वक्त जब आप किसी चीज के बारे में आपकी एडिक्शन ना हो, यानी आदी ना हो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, तो ए है, इसका मतलब ये है डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग अनटिल इट इज सर्टन, यानी आप पहले ही ना उसका कंक्लूजन प्रिज्यूम ना कर लें, यानी जब तक वो हकीकत में नजर ना आ जाए, यानी जब तक वो सर्टन ना हो जाए, वाजे ना हो जाए। एट है हैंड्स पिक्ड, एट है हैंड पैक्ड, विच इज ई, तो हस्बैंड हु इज नेग्ड एट बाय हिज वाइफ। टेन है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो इसका एच है वन बिग प्रॉब्लम इन एन अदरवाइज फॉल्टलेस प्लान। और 11वां है अ बी इन योर bonnet, विच इज बी, यानी समवन इन अ बैड मूड, यानी जब किसी का बैड मूड हो तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। पेज 61 है, इट्स अ मॉडल। ग्रामर को देख लेते हैं, मॉडल वर्ब हैं। A है which of the three sentences contain a model has the same meaning as the original one, यानी इन तीन सेंटेंसेस में से कौन सा मॉडल है जिसका सेम मीनिंग है जैसे कि क्वेश्चन में। मगर सबसे पहले हम मॉडल वर्ब को समझ लेते हैं। मॉडल वर्ब जो है इज अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब इसको भी कहते हैं। यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ये एबिलिटी को का इजहार करता है, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी को। मॉडल वर्ब डू नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक ये अपनी फॉर्म को तब्दील नहीं करेगा। एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के से पहले इस्तेमाल होगा। कैन जो है वो एबिलिटी या परमिशन को जाहिर करेगा, जैसे शी कैन स्विम। कुड है कि पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी, जैसे ही कुड डांस व्हेन ही वाज यंगर। और मे जो है परमिशन या पॉसिबिलिटी, जैसे मैं आई गो टू द पार्क, तो ये परमिशन के लिए कह रहा है। माइट पॉसिबिलिटी को शो करता है, जैसे इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश होगी। मस्ट ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, जरूरत या जिम्मेदारी, जैसे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यानी तुम जरूर अपने होमवर्क को खत्म करो। शेल सजेशन है या फर्दर एक्शन है, जैसे शेल वी गो फॉर अ वॉक, तो ये एक सजेशन है या फ्यूचर एक्शन है। शेल ये शो करती है एडवाइस या रिकमेंडेशन, जैसे यू शुड स्टडी हार्डर, यानी तुम्हें मेहनत मजीद करनी चाहिए, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। विल जो है फ्यूचर इंटेंशन है, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, बाद में मैं कॉल करूंगा। वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट है या कंडीशनल एक्शन है, जैसे वुड यू लाइक सम कॉफी, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस कंटेन अ मॉडल हैज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन, यानी इन तीन में जैसे, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ना है और इसकी ये तीन जो है आपने आपने ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा, इन ऑप्शन में से वो कौन सा मॉडल है जो क्वेश्चन में जो मीनिंग है उसको जाहिर कर रहा है। जैसे फर्स्ट है यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो यहाँ जो है, तो यहाँ कैन, यानी यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, यानी तुम इंग्लिश, यानी ये एबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे अली इज नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट, यानी यानी यहाँ परमिशन की बात हो रही है, तो मे नॉट, यानी अली मे नॉट स्टे आउट लेट। थ्री है डू आई हैव टू क्लीन द किचन, तो डू आई हैव टू, यानी ये एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, तो मस्ट आई क्लीन द किचन, यानी ऑब्लिगेशन को जाहिर कर रहा है।
क्वेश्चन 4 है, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, क्या आप ट्रैक्टर चला सकते हैं? तो ये एबिलिटी को जाहिर कर रहा है, तो कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। क्वेश्चन 5 है, वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। तो यहाँ जो है प्रोहिबिशन यानी मना करने का कहा गया है, तो यू मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। 6 है, शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज, तो ये इनएबिलिटी के बारे में बात कर रही है, सो शी मे नॉट रीड चाइनीज। क्वेश्चन 7 है, डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर? तो परमिशन की बात हो रही है या परमिशन को एक्सप्रेस किया गया है। 8 है, यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। सो डोंट हैव टू यानी यहाँ लैक ऑफ नेसेसिटी के बारे में बात की गई है, तो सो यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 9 है, वी हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। तो यहाँ जो बात की गई है ऑब्लिगेशन की बात की गई है, ये वी मस्ट वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। क्वेश्चन 10 है, एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन? तो यहाँ परमिशन के बारे में बात है, तो मैं जो परमिशन को जाहिर करता है। ओके, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन parentheses। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और ये जो खाली जगह है उनको आपने ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फिल करना है। जैसे फर्स्ट है, इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो कुड could have written plays for Shakespeare. Second है, the daughter asked her mother if she would, क्या वो जाएगी? Okay, question 3 है, speak slowly lest you should wake the child. And 4 है, children यानी ये एडवाइस को जाहिर कर रहा है। 4 है, children dash take tea at night। तो दे यानी जहाँ जनरल रूल या एक्सपेक्टेशन को जाहिर कर रहा है, तो ये शुड होगा यानी चिल्ड्रन शुड। फिफ्थ है, शी केम हियर सो दैट शी माइट मीट हर चाइल्ड। तो पास्ट टेंस है, मे की जगह माइट होगी। सिक्स है, डैश हर सो रेस्ट इन पीस, सो मे हर सो रेस्ट इन पीस। तो सेवन है, द डैश नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक। तो दे नीड नॉट यानी इनको कोई जरूरत नहीं है इस किताब को पढ़ने की इस टॉपिक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश। तो है ये आंसर होगा यू शुड। आंसर होगा यू शुड गो टू Peshawar tomorrow to attend the meeting. So question 9 है, if you stay here you would not face the problem. Question 10 है, dash she had worked hard she would have passed. तो यहाँ should का यूज किया जाएगा यानी should she had worked hard she would have passed. 11 है, he will be given warm welcome if he wins the tournament. Question 12 है, the child dash not go to roof at night, so dare not. Question 13 है, she dash read a book while watching TV during her school days, so she could, यानी she could read a book. And 14 है, he dash pass this time as he has worked satisfactorily hard, so he may pass this time. Next है, which is 15 है, she said that she would, past tense में हो जाएगा, will की जगह would हो जाएगा, she would prepare dinner herself. Khan dash to be at home or to be at home होना चाहिए जी उसको। And 17 had they dashed to play cricket every day when they were in college. They used to play cricket यानी वो खेला करते थे। Question 18 है, dash you please help me lift this box। तो polite request है तो could use करेंगे। And 19 है, dash that I knew her। तो would I knew her। And question 10 है, anyone dash write a poem on this topic, so anyone can। so anyone यानी ये उसकी ability को जाहिर कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यानी इन मॉडल के जरिए इन डैशेस को कंप्लीट करना है। जिस फर्स्ट है, आई डोंट थिंक आई विल हैव मच वर्क नेक्स्ट वीक, आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक अ डे ऑफ।
दूसरा, excuse me, can you tell me where the bus station is? Three है, they haven't been able to solve the problem yet. Four है, she can play the flute and the guitar. Fifth है, when we were younger, we could watch movies all afternoon. Now we think it's boring. Okay, next question है, filling the blanks with a model from the list below. आपने ये जो मॉडल दिए गए हैं इनके जरिए आपने इन इन गैप्स को फिल करना है। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, oh no, I think they might be hurt, but I'm not sure. Second hai, they look just the same. I'm sure the boy must be his son. Three hai, that looks delicious and I'm so hungry. May I have some? Four hai, he's running very well. I think he may win. Fifth hai, that looks like fun. May we paint some eggs with you? क्वेश्चन ई है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो, यानी अपने नीड एंड हैव टू का इस्तेमाल करना है इन ब्लैंक्स में। ओके, फर्स्ट है, वो माय हाउस इज अ मेस, आई रियली हैव टू क्लीन अ बिट। सेकंड है, प्रोफेसर डू वी हैव टू फिनिश all the exercises on this test? Three, है, the judge said that he will have to make a formal apology to the public on television. Four, है, if you want to camp in the park you have to pay for a permit first. And fifth है, have to यानी करना पड़ता है। I have worked too long, I need take a break. Last question है इस exercise का, filling the blanks with the model from the list below. Should, ought to, had better. Okay, first है, he should go inside or he will get a terrible sunburn. Two है, I think we should play. What do you think? Three है, he ought to stop drinking so much coffee, so he will make himself sick. Four है, she has a beautiful voice, she had better record a CD. Fifth है, his cell phone is ringing, I think he should answer it. सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज नंबर 6। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने इसमें दिए गए जो सवालात हैं उनके आंसर्स को बखूबी समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है चॉइस ऑफ कैरियर और इट इज़ रिटन बाय वहीदुल्ला।